नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के ऐसे चेहरे जिन्होंने शायद लोक जनशक्ति पार्टी को ही बदल दिया। चिराग, वेलकम टू द शो। चिराग, बोलते हैं लोग कि बाप बेटे को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करता है, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बेटे ने, चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम रोशन कर दिया। देखिए, मुझे खुशी है अगर इस बात का क्रेडिट मिल रहा है, बट हकीकत ये है कि जो भी निर्णय लिया गया ये तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे तमाम सम्मानित नेताओं के सुझाव पे लिया गया। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिताजी ने इस बात की अनुमति दी। उन्होंने इस बात को हरी झंडी दिखाई कि जो निर्णय तुम लोग सोच रहे हो उसको हमारी अनुमति है, आगे बढ़ो उस पर। रामविलास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। पूत के पाँव जो होते हैं वो पालने में देखे जाते हैं, तो जब चिराग पैदा हुए थे तो क्या आपने पालने में ही पाँव देख लिया था? मैंने देख लिया था कि पूत बिल्कुल मैंने देख लिया था, और मैंने उसी समय समझ गया था कि ये पूत जहाँ भी जाएगा, जिस क्षेत्र में भी जाएगा, नाम रोशन करेगा। इसलिए नाम ही इसका मैंने चिराग रखा था। ये बताइए कि जिस व्यक्ति के कारण आपने एनडीए को छोड़ा था, आप लोग उनके साथ जुड़े और इस विक्ट्री के साथ, इस धमक के साथ वापस आए राजनीति में, कैसा लग रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं और जिस घटना की बात कर रहे हैं उसको एक युग हो गया, 12 साल हो गए। गोधरा कांड को 12 साल हो गए। 12 साल के बाद भी आप रथ के चक्का को एक जगह रोक के नहीं रख सकते हैं। इस देश में इमरजेंसी लगी, हम लोग 19 महीना जेल में थे। हम लोग सोचते थे कभी कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ में बैठे। इस देश में हिंदू सिख का दंगा हुआ, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला एक सिख, अच्छा, और उसी सिख समुदाय का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। 10 साल तक प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि रहे। या बिहार में घटना घटी, भागलपुर कांड घटी, अभी घटना घटी मुजफ्फरनगर में। तो ये सारी घटना जब हम भूल सकते हैं और भूल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों बार बार जो है गोधरा कांड लेकर के हम रथ के चक्का को रोके रहेंगे। और इसलिए पार्टी ने फैसला लिया, और हम क्रेडिट चिराग को देते हैं कि चिराग ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से जब इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हम लोगों की यही राय है, और उसके बाद बहुत सोच समझ के बाद में हम लोगों ने फैसला लिया कि ठीक है। रामविलास जी, इस पूरी जीत का जो सेहरा है वो मोदी जी के ऊपर जाता है जी। आप लोगों की पार्टी जितनी सीट जीती, उसमें आप लोगों का खुद का कितना कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि इस बार जो वोट पड़े वो मोदी जी के नाम पर पड़े। इसमें दो मत नहीं है। सपोज कर लीजिए कि हाजीपुर में है, हाजीपुर में रामविलास पासवान का कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, या चिराग पासवान का अपना पर्सनैलिटी जो है, जो करिश्मा है, या एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, काम कर सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जादू चला और नरेंद्र मोदी की हवा चली, और उसी का परिणाम है कि इतने अजय बहुमत से 335 सीट से लेकर के और एनडीए पावर में आ रही है। इतनी भारी जीत होगी, क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या सोच रहे थे कि इतनी भारी जीत होगी, इस तरीके की जीत होगी? नहीं सोच रहे थे हम लोग। हमेशा जब भी हम लोगों से पूछा जाता था कि कितने सीट आएंगे, तो हम लोग कहते थे 300 से कम सीट नहीं आएगा। और उसी तरीके से लोजपा के संबंध में भी कहा जाता था कि लोजपा को कितनी सीट आएगी, तो हम कहते थे 7 में 7 सीट जीतेंगे। बिहार में हम लोग हमेशा कहते थे कि 30 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। आपसे भी उस दिन बातचीत हुई थी हाजीपुर में, तो मैंने यही कहा था और चिराग ने भी यही कहा था। लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट आता था, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यूज़ 24 को, चाणक्य को, कि जिस सर्वे रिपोर्ट ने, अकेला सर्वे रिपोर्ट ने दिखलाया था कि नहीं जो है एनडीए की संख्या बढ़कर के 340 तक जा सकती है। आप पार्टी के संबंध में भी आपने जो है फोरकास्ट किया था कि आप पार्टी को जो है 38 तक मिल सकता है दिल्ली में। लेकिन कुल मिलाकर के मान लेते हैं कि इतना ऑथेंटिक तरीके से कि 335 सीट आएगी या 300 से आगे हम बढ़ेंगे ही, ये किसी के दिमाग में नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि मंत्री कौन बन रहा है? सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि रामविलास पासवान या चिराग पासवान में से मंत्री कौन बन रहा है? देखिए, हमने कहा कि मंत्री, हमने शुरू से कहा कि हमारा मंत्री बनना प्रायोरिटी नहीं है। हमारा जो मंत्री रामविलास पासवान, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है। बड़ा रेलवे से लेकर के, कम्युनिकेशन से लेकर के, लेबर हो, वेलफेयर हो, माइंस हो, स्टील हो, कोयला, कोल हो,
फर्टिलाइज़र हो, केमिकल्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, सारे मंत्रालय को हमने क्या कहते हैं कि देख लिया है। इसलिए मंत्रालय कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जनता के सामने हमने वादा किया है, या नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के सामने वादा किया है, वो हमारी प्रायोरिटी है। और हम चाहते हैं कि एनडीए उस जो हमारा जो हमने जो विज़न है या जो हमने घोषणा किया है उसको हम पूरा करें। चिराग, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तो इस मंत्रिमंडल में होंगे ही। चिराग को क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं हकीकत यह है कि अभी मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके, ये जो पूरा गठबंधन हुआ, जिस तरीके से पार्टी ने पूरा विश्वास मुझ पर जताया, अभी पार्टी ने एक पहला पड़ाव पार किया है। अभी विधानसभा एक बहुत बड़ा लंबा चुनाव हम लोगों के सामने है। तो मैं संगठन में ही रह के पार्टी को और मजबूत करना चाहता हूँ और पार्टी को और विस्तार करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता संगठन में ही रहना होगी। मंत्रालय में जाना या मंत्री पद तो क्या ये खारिज कर रहे हैं रामविलास जी? शुरू से ही खारिज कर दे रहे हैं चिराग कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा? क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है वो है देश की जनता की सेवा करना और जो हमारा वादा है उसको पूरा करना। तो चिराग, आप क्या चाहते हैं कि रामविलास जी ही मंत्रिमंडल में जाएं? नहीं, डेफिनेटली, देखिए, इनको अनुभव है, इन्होंने इतने वर्षों तक काम किया है। अगर ऐसा मौका आएगा तो डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाएंगे मंत्रिमंडल में। तो क्या ये मान लिया जाए कि रामविलास पासवान जी ही जा रहे हैं मंत्रिपरिषद में? मैंने कहा कि ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। मंत्री कौन बनेगा, यदि इनकेस ये सारी चीज़ें होती है तो मंत्री कौन बनेगा ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। लेकिन आप वहां जाना तो पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को फिर से कहें कि हाँ ठीक है, मंत्री रामविलास पासवान आ गए? कहा है कि रामविलास पासवान ने जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं सबको हमने डील किया है और वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो जनता के सामने हमने वादा किया है उसको हम कैसे पूरा करें। आप इतने सालों से इतने सारी मिनिस्ट्रीज आपने हैंडल की है। आपके देवगौड़ा जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे, वीपी सिंह जी से तो आपका दोस्ताना ही था, वाजपेयी जी और उनका एक अलग अनुभव था। कहते नरेंद्र मोदी जो है ना वो बड़े टफ टास्क मास्टर हैं, फुल मास्टर जी हैं, मतलब काम कराने में। तो आप लोग जब मंत्रिपरिषद में जाएंगे तो कैसे जमेगी, क्या होगा? नहीं, मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद में कौन जाएगा नहीं जाएगा वो मामला नहीं है, लेकिन देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है और देश के इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक टफ प्राइम मिनिस्टर की भी आवश्यकता है। तो ये मान लेते हैं कि जिस तरीके से अभी जो है सारा का सारा आप देख रहे हैं कि सोना का भाव गिर गया, मार्केट में उछाल आ गया, ये सारा का सारा जो है तो ये एक जो है शुभ संकेत है और इसलिए ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर जो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी होना चाहिए और पॉलिसी जो है टफनेस के साथ में और उसको दिल से डेडिकेटेड भाव में उसको पूरा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा जो उनका अप्रोच टू डेवलपमेंट है वो कॉरपोरेट अप्रोच है बहुत ही ज़्यादा, और वो कॉरपोरेट इंडिया के जैसे कि नुमाइंदे के तौर पर आए और उन्होंने एक टफ अपनी पोजीशनिंग की। और लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि वर्ग डेवलपमेंट की बहुत चीज़ों से छूटा हुआ है, जिन लोगों के ऊपर जिन ग्रोथ का जो नाम भी नहीं जानते, उन लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? देखिए, जो हमने नरेंद्र मोदी जी को सुना है और जो हमने उनसे बातचीत किया है, देखा है, और जो उस दिन सेंट्रल हॉल में जो उनका भाषण हुआ है, वक्तव्य हुआ, यदि आप उसको देखेंगे तो कहीं उसमें कॉरपोरेट नज़र नहीं आता है। उसमें सीधा एक ही चीज़ नज़र आता है, पावर टू द पुअर। और बार बार जिस बात को उन्होंने कहा कि गरीब को कैसे न्याय मिले, गरीब का माली हालत कैसे अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सो साबित होगा उनके आने के बाद कि जो हकीकत में जो आज़ादी का जो फ्रूट है, अभी तक आज़ादी का फल जो गरीब को नहीं मिल पाया है वो गरीब को मिलेगा। लेकिन आपकी सरकार जो होगी वो परफॉर्मेंस के पैमाने पर हमेशा क्वेश्चन मार्क पे रहेगी कि कितना, क्योंकि इतने सारे वायदे किए गए हैं, इतने ज़्यादा लोगों को वायदे किए गए हैं कि लोग तो हर समय ये सवाल पूछेंगे कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, अच्छे दिन आ गए, ये सवाल लोग पूछना शुरू कर देंगे। आपका कहना सही है और इसलिए मैंने उस दिन भी जब अपने भाषण में कहा था सेंट्रल हॉल में, तो मैंने कहा था कि ये हमारे लिए फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है।
और इसको जो है जनता बहुत ही गंभीरता से देखेगी। और इसलिए हमने जनता के सामने में जो वादा किए हैं उस वादा को टाइम बाउंड फ्रेम के तहत, टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हमको एक एक करके कि आगे ले जाना होगा। चिराग, इस बार बहुत यंगस्टर्स ने, बहुत युवा वर्ग ने नरेंद्र मोदी को वोट किया क्योंकि वो चेंज चाहते थे, उनको उन्नति चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, जॉब चाहिए। आप एक यंग लीडर हैं, आप इसको कैसे, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे? जो युवाओं का एक्सपेक्टेशन आप लोगों के साथ जुड़ा है, एनडीए के साथ जुड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा है, उसे आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं चुनाव भर भी मैं यही बात कहता था कि मुझे खुशी है इस बात की कि एक ऐसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व करने जा रहा है जो सही मायनों में विकास की बात ही नहीं करता है, नीतियों के साथ सामने आता है। आज की तारीख में अगर रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान या नरेंद्र मोदी जी, हम लोग जब मंच पर जाते हैं, चिराग पासवान, मैं बिहारी हूँ, बिहारी युवाओं की मैं ज़्यादा बात करता हूँ, मैं नीतियों के साथ सामने जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक युवा कमीशन, एक युवा आयोग का गठन हो जो देखे कि युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार नहीं दे सकते, बेरोज़गारी भत्ता मिले, केंद्र अलग से एक बजट निर्धारित करे जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इन नीतियों के साथ हमारा गठबंधन आगे आया है। अगर हम चाहते हैं कि रोज़गार हो, वहीं हम चाहते हैं कि हर स्तर पर जब तक विकास नहीं होगा, रोज़गार देने का मायने नहीं है। रोज़गार तभी फलेगा जब आप शिक्षा अच्छी देंगे। जो व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है वो रोज़गार की कल्पना नहीं कर सकता। एक शिक्षित व्यक्ति तभी शिक्षा की कल्पना कर सकता है जब स्वास्थ्य सेवाएं हो, जब उसका पालन पोषण अच्छे से हो, वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो बहुत ज़रूरी है हमारा हर स्तर पर वहाँ पर विकास करना। ये डिलीवर कैसे होगा? अब लोग आपसे डिलीवरी चाहते हैं। बिल्कुल, इसके लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी हम लोगों को। अगर अपने प्रदेश की बात करूं जहां से मैं आता हूं, रोजगार पलायन को लेकर लगातार आंकड़े दर्शाते हैं कि वहां पे आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, पलायन बढ़ता जा रहा है वहां पे। तो उसके लिए रोजगार के लिए वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बनानी होंगी, वहां पे आपको कारखाने खोलने होंगे, वहां पे आपको शिक्षा संस्थान खोलने होंगे। तो इस तरीके की रणनीतियां हैं जिसमें डेफिनेटली हमारा गठबंधन और हमारी पार्टी ने एक ढांचा इसके लिए तैयार कर रखा है। किस तरीके के कारखाने, किस तरीके के रोज़गार। अब जैसे मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं, जमुई की बात करूं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोल एंड माइंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त इन्होंने सर्वे कराया था, पता चला कि वहाँ पे नीचे कोयले की खदानें हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लोर करके इस्टेब्लिश करना है। ये बताइए कि अभी जैसे जिस तरीके की वोटिंग हुई इस पूरे इलेक्शन में, तो लोग बहुत जातिगत, उनसे दायरे से ऊपर उठ के लोगों ने वोट किया, नरेंद्र मोदी को वोट किया। रामविलास पासवान जी, आप जिस तरीके के पिछले 10, 15, 20 साल की राजनीति को देखते रहे और रीजनल पॉलिटिक्स में खास करके जात पात की राजनीति बहुत रही है, मंडल कमंडल की राजनीति रही है, तो आपको क्या लगता है कि मंडल की राजनीति अब ख़त्म हो रही है? जिस तरीके से नीतीश कुमार या लालू यादव या मायावती जी या मुलायम सिंह यादव का सुपड़ा साफ हुआ है? बिल्कुल, लोगों ने जात को छोड़ करके जमात की राजनीति की है और मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है। आप गरीब की बात करें, लेकिन जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अक़लियत की बात कर रहे हैं, वो लोग सबसे बड़े अक़लियत के दुश्मन हैं। जो लोग आज भी मानते हैं कि पूरा का पूरा जमात एक तरफ में है, अब अति पिछड़ा वर्ग बिहार में, उत्तर प्रदेश में सारा का सारा अति पिछड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी के साथ में है, और दलित क्या कहते हैं, दलित का जो है वो 84 में से 68 क्या कहते हैं कि सीट शेड्यूल कास्ट का मिला है, एनडीए को मिला है। तो इस परिस्थिति में पूरा का पूरा ऊंची जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, पूरा का पूरा जमात एक साथ है। रोटी का केक है, केक का आप साइज भी बढ़ाने का काम कीजिए। सिर्फ केक को जो है कहेंगे कि इतना केक है, उसको हम काटते रहें, तो उससे आपका पेट नहीं भरने वाला है। अगर देश में इस तरीके की जो दलगत राजनीति से ऊपर की राजनीति हो रही है, अगर डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है जो नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है, तो क्या छोटी पार्टियां जैसे कि एलजेपी है, जो कि मंडल के बेसिस पे जिनका अस्तित्व एक राज्य में रहा है, या आप बड़े दलित नेता हो सकते हैं लेकिन आपकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में ही ज्यादातर है, तो क्या आप देखते हैं कि आगे की राजनीति में ये बेहतर होगा कि एलजेपी जैसी पार्टियां किसी बड़ी पार्टी में मिल जाए और उसको सपोर्ट बनाए? नहीं, वो संभव नहीं है। जो रीजनल पार्टियां हैं वो रहेंगी, रीजनल पार्टी को आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन रीजनल पार्टी का जो सोच है वो सोच को एक सीमित दायरे से निकाल करके नेशनल पैमाने पर लाने की आवश्यकता है।
जिस तरीके से अभी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार जी और लालू जी सब एक साथ आए, उसको रामविलास पासवान क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, ये तो डर के मारे, जैसे बाढ़ का समय आता है और बाढ़ के पानी को देख करके सांप बिच्छू एक डाल पर चले जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग डर करके मारे एक साथ में आए हैं। किन्हीं को दिल्ली में मकान बनाने की मकान में रहने की चिंता है कि दो विचारधारा के लोग हैं। एक तरफ में आरजेडी की सरकार थी, उस आरजेडी की सरकार को जंगल राज कह करके नीतीश कुमार पावर में आए। 8 साल तक क्या कहते हैं कि उन्होंने गाली देने का काम किया, जंगल राज जंगल राज जंगल राज चिल्लाते रहे। जो उनके मेन वोटर हैं आरजेडी के यादव हैं, उनको हंसिया पर चढ़ा दिया गया। पासवान है, पासवान को छांट दिया गया, कह दिया कि महादलित बना दो इनको छांट करके। उसी तरीके से लालू यादव उनके खिलाफ में क्या कहते हैं कि लड़ते रहे। और आज जो नरेंद्र मोदी की लहर चली है, सुनामी चला है, उसके कारण से एक पैर पर जा कर के बैठ गए हैं। लेकिन जनता के बीच में इसकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो साख जो है, और ख़त्म होगी और दोनों पार्टी फिनिश होने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे एक और बहुत बड़ा पैमाना जो रहा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसे कह सकते हैं, वो है कि वोट का डिवीजन। अगर ये पार्टियां एक साथ आ गई तो 2 धड़े हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन पार्टियों का वजूद भी तो बढ़ जाएगा। देखिए एक बात समझिए, 100 लंगड़ा मिलाकर के एक पहलवान नहीं होता है। दोनों पार्टी को मिलाकर के आप क्या कहते हैं कि आप एक और एक 11 का बना रहे हैं, ऐसी बात राजनीति में नहीं होती है। दोनों पार्टी मिलाकर के, अभी दोनों पार्टी मिल भी जाएं, असेंबली का चुनाव होने वाला है 6 महीना के अंदर में, देखेंगे दोनों 0 पर आउट हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त था रामविलास जी जब आप खुद भी बहुत क्लोज थे, आप लोगों का तो एक गठबंधन भी था आरजेडी के साथ, तो अब लगता हो कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग जिस गठबंधन में थे वो आज हम सोचते हैं कि वो गठबंधन हमारे लिए जो है सुसाइडल था, वो हमारे लिए आत्महत्या के समान था। और यही कारण था कि 2009 में हम हार गए सभी सीट पर। यदि 2009 में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती तो हम 2-3 सीट क्या कहते हैं कि लोकसभा में जीत जाते। और असेंबली में हमने अलग लड़ करके जब लड़ा था 2005 में तो 29 सीट हमको मिला था। लेकिन जो ये यूपीए के नाम से या सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के नाम से जो हम लोग जो आइडियोलॉजी के नाम पर मरते रहे, और आज भी यदि हम जाते चाहे कांग्रेस के साथ में या आरजेडी के साथ में, तो मुश्किल से 1 सीट क्या कहते हैं कि हम निकाल पाते। क्यों? तो इनके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है कब ये डिच करेंगे। अच्छा। पिछली बार जो इनका बेस वोट था आरजेडी का, वो हमको नहीं मिला। हमारा वोट इनको सब हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि वो वोट कभी इफ एंड बट नहीं लगाता है जो लोक जनशक्ति पार्टी का वोट है। लेकिन ये हमेशा जो एलाइज होते हैं उनको ही दगा देने का काम करते हैं। चिराग, ये जब डिसीजन आप ले रहे थे उस समय बहुत क्या मन में क्या हुआ था, क्या गुजरा था, क्यों ये डिसीजन लेना जरूरी था कि लोक जनशक्ति पार्टी को आरजेडी और इस गठबंधन से बाहर निकालना है? देखिए, पहले ही बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद ही मैं चाहता था, अभी से नहीं, बहुत समय पहले से ही, कुछ 2-2.5 साल पहले से ही मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए के साथ जाएं। मुझे था एतराज़ था, मुझे परहेज था राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे एतराज़ था। मैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत ऐसे गठबंधन में नहीं करना चाहता था जिनको कि अब आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अंडर ट्रायल हैं, वो कन्विक्टेड हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के हित में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शुरुआत में हमने कहा कि देश को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। इतने वर्षों में देश अगर पीछे गया है तो एक कमज़ोर नेतृत्व की वजह से गया है। तो एक ऐसा नेतृत्व हो जो कि भारत की सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अलायंस होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप तो बचपन से शरद यादव जी को या नीतीश कुमार जी को या लालू यादव जी को सबको अंकल अंकल बोलते होंगे, हाँ जी। अब अंकल लोगों के ऊपर आप चढ़ बैठे तो इसको अंकल लोग कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, चढ़ बैठने वाली बात नहीं है। आज की भी तारीख में लालू जी हों, नीतीश जी हों, ये सब बहुत सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं आज भी इनका सम्मान करता हूँ। इन सब ने किसी ना किसी समय में भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। राजनीति को लेकर, आपकी नीतियों को लेकर विरोध जरूर है। रामविलास जी, लोग ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी अपने आप में पूरी फुल मेजॉरिटी से नहीं आती है इसकी, तो वो अपने घटक दलों पर बहुत उसको डिपेंड करना पड़ेगा।
उसका जो अस्तित्व है घटक दलों के बेसिस पे चलेगा। अब वो तो माहौल है नहीं। अब तो बीजेपी की अपनी धमक है, नरेंद्र मोदी की अपनी धमक है। आपको लगता है क्या कि एनडीए के अंदर जो घटक दल है उनका रुतबा कम होगा? देखिए, रुतबा बढ़ने घटने का सवाल नहीं है। देश के आर्म ट्विस्टिंग वाली टैक्टिक्स तो निकल जाएगी ना। देश के रुतबा को आगे बढ़ाने का सवाल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मेजॉरिटी में आई है, लेकिन हम अपने सहयोगी दल के साथ में वही व्यवहार करेंगे, वही उसको सम्मान देंगे जो हम मेजॉरिटी में नहीं आते। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा बड़प्पन और कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा डिप्लोमेटिक जो है एक बहुत बड़ा ये पत्ता खोला है। उन्होंने सार्क नेशन के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया है, नवाज शरीफ जी को बुलाया, नवाज शरीफ जी आ भी रहे। बिल्कुल आप सही इसको था। कैसे बिल्कुल देखते सही हैं? था। आज हमको आश्चर्य हो रहा है कि जिस कदम का स्वागत करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, दूसरे दल को, इसको जहां स्वागत करना चाहिए यहीं ये लोग टीका टिप्पणी अब करना शुरू कर दिए हैं। नेशन जो हमारा है बहुत बड़ा नेशन है, और नेशन का जो हेड है उसको बोली में, चाली में, आचार में, व्यवहार में हम बड़े मुल्क हैं, बड़ा भाई का रोल अदा करना चाहिए। लेकिन उसका रोल अदा करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं कहीं कमज़ोर हैं। चिराग, आपसे जब मैंने पिछली दफ़ा बात किया था तब आप हीरो की भूमिका थे, आज आप नेता की भूमिका में है, तो क्या ये फिल्में वगैरह सब छूट गई, सब खत्म? देखिए, राजनीति एक गंभीर प्रोफेशन है, आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और अभी तक तो खैर पिताजी के साथ मैं एक प्रचारक की भूमिका में था, पर पहली बार जब प्रत्याशी बना हूं तो मुझे एहसास ये तो नमो इफेक्ट ही है कि आप भी प्रचारक अपने आप को बोल रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी का ही इफेक्ट है। नहीं, जब मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुत्र के नाते ही गया, पिछले चुनाव में भी जब भी गया हूं तो एक प्रचारक की भूमिका में था, और एहसास हुआ कि प्रचारक और प्रत्याशी की भूमिका बहुत डिफरेंट होती हैं। तो अब जब एक प्रत्याशी बना हूं और जीता हूं, एक पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अमूमन 17 लाख लोग की सपने, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, तो इसको गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। एहसास है मुझे उस जिम्मेदारियों का, तो इसलिए प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी। आपने अपना रोल बड़े अच्छे से बदल लिया। इसका सेहरा किसके सिर पे देते आप? परवरिश और इनसे मिले हुए संस्कारों को। अच्छा, ये बताइए कि आपने पार्टी के तो सिर पे सेहरा बंधवा दिया, खुद सिर पे सेहरा कब बंधवा रहे हैं? इनके सिर पे कब सेहरा बंध रहा है? सवाल का जवाब पिताजी देंगे। डेट तो तय है कि 24 नवंबर को शादी होगी। अच्छा, 24 नवंबर 2014 को? 2014 को। अरे वाह, ये तो शादी होगी, ये अभी लड़की ढूंढनी बाकी है। लेकिन और ये 2 साल पहले से तय हो चुका है। चिराग ने स्वयं कहा था कि ये हम जो है करेंगे, लेकिन 2014 के 24 तारीख को। हाँ। लेकिन अभी तक जो है हमने लड़की को देखा। ये तो नाइंसाफी होगी कि डेट तय, बैंड बाजा बारात सब तैयार है और दुल्हन नहीं दिखी। तो मैं आपके माध्यम से आपसे भी मैं कहूँगा दुल्हन खोज के हम लोग हमेशा शुरू से चाहते रहे हैं, चाहे मेरी मिसेस हों या मैं हूँ, कि एक बाप माँ के हैसियत से कि चिराग अपने जो है योग्य कन्या जो है या बहू जो है वो चिराग करे, चुने। चिराग ने हमेशा से कहा कि नहीं, हम ये जिम्मेवारी माता पिता के ऊपर में छोड़ते हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस कस में जो है अभी तक मामला फंसा हुआ है, लेकिन 24 तारीख को जो है डेट पक्का है, और 24 नवंबर को जरूर क्या कहते हैं कि चिराग के माथे पर आप सेहरा देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आमने सामने में ये थे रामविलास पासवान और चिराग पासवान। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।